बड़ी स्थिति बनी कि जहां विनोद साल्वे जी कह रहे हैं कि उनका वामसेफ पे कुछ और मत है, और आपका क्या नाम है? विकास तेली जी। विकास जी कह रहे हैं कि संघ जो है और वामसेफ वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ इस टाइप की बातचीत हो रही है। तो कृपया अपनी बातचीत को चालू करें, बताइए, आप शुरू करिए। पहले मैं अविनाश दादा से निवेदन करूंगा कि वो संघ क्या है, हाँ। संघ का उद्देश्य क्या है, और संघ उद्देश्य क्या बताता है लोगों को, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। उसके बाद फिर उसके पूरक का काम वामसेफ कैसे करती है, वो फिर उस पर थोड़ा सा हम लोग फिर चर्चा करेंगे। पहले लोगों को संघ का बताया गया उद्देश्य और उनका खुद का उद्देश्य, इन दोनों में थोड़ा सा। तो ये अविनाश भाई बताएंगे। जी अविनाश भाई जी, हाँ बताइए बताइए। संघ का, हाँ संघ के तो मास्टर है आप। देखो, आरएसएस की स्थापना 1923 में शुरुआत हुई थी इसकी, और 1925 में स्थापना हुई। गांधी देश की राजनीति में 1920 में एंटर कर गए थे, और गांधी ने सबसे पहला काम ये किया था उनको बताइए कि इस देश की राजनीति चितपावन ब्राह्मणों के हाथ से छीन के सर्वसामान्य के हाथ में लाना शुरू कर दिया। इसके पहले जितने भी हुए होंगे, आगरकर, तिलक, गोखले, सावरकर, ये सारे चितपावन ब्राह्मण, और ये पेशवाओं के हायरार्की में आते हैं। हमारे यहाँ जो पेशवाई थी उसके हायरार्की में आते हैं। उनका ये कहना था कि राज अंग्रेजों ने हमारे हाथ से छीना है, तो नेचुरली राज करने का अधिकार हमारा है। ये सरेंडर, जो राज अंग्रेज छोड़ के जाएंगे तो ये राज हमको मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। इसलिए तिलक भी होंगे तो वो बोलते थे, भाषणों में बोले उन्होंने कि कुंभियों के और तेली के हाथ में राज दे के हम क्या करेंगे, वो राज क्या करेंगे। तो उनका एकमात्र उद्देश्य था राज्य स्थापित करना। हजारों सालों से हमारी राज व्यवस्था रही है, हमारे दिल और दिमाग से राज चलता रहा है, अभी भी हमारे दिल और दिमाग से चलते रहना चाहिए। ये गेम पैन बिगाड़ने का काम सबसे पहले गांधी ने किया। गांधी को जो मारने की 55 करोड़ की बात करते हैं या कुछ करते हैं, गांधी को मारने की पहली शुरुआत हुई थी 1934 से। 1934 में तो कोई आज़ादी का और ये 55 करोड़ का कुछ मसला ही नहीं था सर। नहीं था ना, फिर भी हमको समझाया जाता 55 करोड़। अच्छा, वो 55 करोड़ की भी बात अगर आप करते हो तो ये अंग्रेज जब हमारे देश को छोड़ के गए थे तो 1765 करोड़ रुपए अंग्रेजों पर कर्जा था, किसानों का। किसानों का, भारत के किसानों का कर्जा था अंग्रेजों पर। तो क्या 1765 करोड़ रुपए, 1765 करोड़ रुपए में 935 करोड़ रुपए कर्जा ये 3 डिस्ट्रिक्ट का था, जहाँ से ये हमारी शकुंतला ट्रेन आज भी दौड़ती है। यवतमाल, वाशिम, अकोला और बुल्ढाना, ये 3-4 डिस्ट्रिक्टों के किसानों का कर्जा था। उसमें सबसे बड़ी मंडी जो थी वो कारंजा मंडी थी। जिस कारंजा मंडी के बारे में बोलते हैं, लाड़ कारंजा मंडी के बारे में, कि उसकी जो गढ़ी बनी थी वो गढ़ी में कस्तूरी डली थी, 12 ऊँट कस्तूरी वहाँ डली हुई थी। डिलीवरी के वक्त वहाँ की माटी खा लिए तो डिलीवरी हो जाती थी। इतना संपन्न प्रदेश था। उस संपन्न प्रदेश में जहाँ के किसानों की मार्केट की उनके अंग्रेजों के ऊपर 935 करोड़ रुपए बकाया थे, वो किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं आर्थिक विपन्नता से। इसको हम आज़ादी कहते हैं, ये आज़ादी है हमारी। तो ये आज़ादी इस तरीके से कैसी आई, ये अलग विषय है, मगर वो चाहते नहीं थे कि इस तरीके से आज़ादी या मतदान का अधिकार सबको मिल जाए, वो नहीं चाहते थे। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी जो बोला था कि जब इन्होंने रेजोल्यूशन लाया था उनको प्लीज़ करके कि यहाँ का एलिट क्लास, यहाँ का ग्रेजुएट क्लास, यहाँ का इनकम टैक्स पेयर, इनको ही मतदान का अधिकार मिलेगा, तो गोलमेज परिषद ने, बाबा साहब ने उसको विरोध किया था कि नहीं, हमको स्वतंत्र मतदार क्षेत्र चाहिए, क्योंकि मतदान में एक भी आदमी बाबा साहब का शामिल नहीं हो सकता था जी। तो ऐसे बात में वो बाबा साहब का जो पॉलिटिकल गेम था, बाबा साहब ने एक पॉलिटिकल, देखो बाबा साहब की प्रायोरिटी थी अस्पृश्यता निवारण और गांधी की प्रायोरिटी थी आज़ादी। दोनों नेता सोच एक जैसे ही रहे थे, लेकिन दोनों में फ़र्क ये भी तो है, जब अंबेडकर जी ने 2 वोट देने के, मतलब बैकवर्ड क्लास के लोगों को 2 वोट देने का अधिकार दिया था, तो उसके खिलाफ में गांधी जी बोल रहे थे कि नहीं, ये एक तो अपने क्लास के लोगों को चुनकर, मतलब दलित या पीड़ित शोषित वर्ग है वो अपने लोगों को लेके आएगा, दूसरा है वो जनरल किसी को भी वोट दे सकता है जिनके द्वारा आएगा। तो ये जब कानून बना था तो इसके विरोध में गांधी भी तो सत्याग्रह पे बैठ गए थे। देखो 76 सीटें मांगे थे
बाबा साहब ने 72 सीटें देने के लिए तैयार थे अंग्रेज, और गांधी से समझौता हुआ तो 146 सीटें मिली। इसको गंभीरता से समझ लो, ये बहुत ही चिल्लर वाली बात में करने का नहीं है। नहीं। क्योंकि यही से शुरुआत होती है किसान जातियों के शोषण की। एक तरफ वामसेपी हमको ये समझाते कि तुम क्या हो, मूल्यवासी। दलित हो, हाँ। शूद्र। शुद्ध। ब्राह्मण समझाते तुम क्षत्रिय हो। दोनों आज एक गूगल का ऐप है जी। जो मैप दिखाता है, आप उसमें टाइप कर दो यहाँ से मुंबई जाना है तो बताएगा कार से इतना समय, साइकिल से इतना समय, पैदल इतना समय। मगर उसके पहले पहला सवाल वो पूछेगा आपको कि आप कहाँ हो इस वक्त, लोकेशन कहाँ है। इस देश के 70% कम्युनिटी का लोकेशन बर्बाद है। उनको पता उनको ही नहीं अपना कि वो कहाँ है। लोकेशन कहाँ पैदा है पता नहीं, व्यवस्था ने तुम कहाँ हो, संविधानिक व्यवस्था में कहाँ हो, ये किसी को पता नहीं है। और इसका ये खार है दोनों, क्योंकि जितनी रिजर्वेशन की सीटें होती है वो रिजर्वेशन की सीटें 70% गांव में होती है, जहां किसान जातियों का बाहुल्य होता है, अपने जाति के नाम से जीत के आ सकते हैं, पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। और ये समझते थे, गांधी भी समझते थे, बाबा साहब भी समझते थे, इसलिए गांधी ने कांग्रेस को विसर्जित करने के लिए बोला था, और बाबा साहब ने पार्टियों को कोई वैल्यू नहीं दी, संविधान में पार्टियों का अस्तित्व नहीं है। तो ऐसे इसमें ये जो आरएसएस है, या आरएसएस ने 25 साल में अपनी स्थापना की। आरएसएस कैसी स्थापना हुई मालूम है आपको? जी, आपसे ये सुनना हमारे चाहूँगा। यहाँ चिटनीस पार्क करके एक एरिया है, वहाँ घाटे दुग्ध मंदिर है, आपके यहाँ मतलब नागपुर में। नागपुर में? हाँ, घाटे दुग्ध मंदिर तो है। अविनाश काकड़े जी नागपुर से हैं? जी, हाँ। तो घाटे दुग्ध मंदिर है वहाँ पर। हम्म। वो घाटे दुग्ध मंदिर में ये मॉर्निंग वॉक करके पहले ब्राह्मण सभा ही चलाते थे, हिंदू हिंदू शब्द नहीं था इनके पास में, ये ब्राह्मण सभा ही चलाते थे। जी। इन्होंने जब वहाँ जा रहे थे, मोमेंटम में आ रहे थे, तो वहाँ पर एक बाजू में भंगी, भालदारपुरा एरिया है, वहाँ भंगी रहते, सफाई कर्मचारी रहते, वो टेबल पर बैठा था, और गुरुजी वहाँ आए तो गुरुजी के चेलों ने, चुटीधारियों ने उसको पीट दिया। गुरुजी मतलब? गुरुजी मतलब गोलवालकर गुरुजी। हाँ, मतलब उनके- हाँ। हाँ। तो उन्होंने पीट दिया उसको, और जैसा ही उन्होंने पीटा तो उसको गुस्सा आ गया। उसके बाजू में बहुत बड़ी जनसंख्या में मुस्लिम रहते थे उस वक्त भी, अच्छा। आज भी रहते, उस वक्त भी रहते थे। तो उसने दूसरे दिन जाके धर्म परिवर्तन किया, मुस्लिम उस सफाई कर्मचारी ने कन्वर्ट किया खुद को, मुस्लिम बन गए। मुस्लिम बन गया। और फिर 5-6 दिन के बाद दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के वहाँ आके बैठ गया वो उसी टेबल पर, अच्छा। और वो उसको बोलता है कि अब तेरी औकात है, मैं मुसलमान हो गया हूँ, तुम आके दिखा मुझे। इन्होंने देखा सब चेलों ने कि साले सामने सारे मुसलमान हथियार लेके खड़े हैं, पूरे मुसलमान हथियार लेके खड़े हैं, यहाँ तो टुकड़ा नहीं बचेगा। पूरे दुम दबा के भागे, और फिर उन्होंने प्लानिंग की है कि हिंदू बनना पड़ेगा, ब्राह्मण नहीं। तो उस वक्त तक जिजिया कर से लेके तो खुद का अस्तित्व तक ब्राह्मण ने कभी हिंदू नहीं बोला, वो ब्राह्मण ही बोलता है, आज भी वो ब्राह्मण बोलता है। ये जब तक नहीं समझेंगे ना, ये तुम कितने भी क्रांतिकारी करो, क्या है, तुम्हारे माइंड के साथ गेम खेलते हैं। तुमको हिंदू समझाते, हिंदुत्व समझाते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान समझाते हैं। दूसरा एक गेम उनका चल रहा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। इससे पहले आप बहुत खतरनाक सांस्कृतिक है। राष्ट्रवाद पे आए, मेरा छोटा सा एक सवाल है। जैसे आपने कहा कि गूगल पर वो पूछता है आपको कहाँ जाना है, लेकिन इससे पहले आपको पूछता है कि आप कहाँ हो, और फिर ये आपने जो उदाहरण बताया कि मैं मुस्लिम बन गया, लेकिन बाकी के लोगों को ये जो है ओबीसी हो या इनको हो, ये इनको कैसे भरमाने में कामयाब रहते हैं। अभी कई बार वो अपने फ़ायदे के लिए उसको हिंदू बना लेते हैं, कई फ़ायदों के लिए शूद्र बोल देते हैं। तो इसमें मैं कहाँ हूँ ये ओबीसी को क्यों नहीं पता चलता? देखो, कोई भी समाज भावनिक अगर उसका दोहन करना है, शोषण करना है, तो उसको पहले भयकंपित करना पड़ता है, भयभीत करना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। समाज को भय को समझना चाहिए। भाई साहब ने बोला था भय सब तक भय की भय 4 तरीके के, एक प्राण भय, एक मान भय, एक पद भय और एक धन भय। 4 ही भय है, 5वां भय नहीं है। कितने भी लोग आपको बताएंगे प्राण भय से मुक्ति का मार्ग बताएंगे, धन भय, पद भय और मान भय से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं बताता आपको। और प्राण भय होना चाहिए, नहीं तो जाके आग पे अगर कूद जाए, रेलवे के सामने खड़े हो जाए, मर जाओगे। मगर वो बहादुरी का मतलब क्या बताते हैं कि लड़ जाना चाहिए, भिड़ जाना चाहिए, नहीं। वो जो बताया था ना कि मरने के लिए नहीं पैदा हुए हम, जीतने के लिए पैदा हुए थे।
महाराजा छत्रसाल के साथ में जब चर्चा हुई थी शिवाजी महाराज की, तो उन्होंने बोला था कि आप दिखाने के लिए लड़ते हो और मैं जीतने के लिए लड़ता हूँ। छत्रसाल, यही फर्क है मेरे में और आप में। आप जीतने के लिए लड़ना शुरू करो तो आपको समझ में आएगा। तो ब्राह्मण में आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। जैसे हमारे साथ में 12 बलूतेदार थे, हम किसान लोग हैं, हमारे साथ में 12 बलूतेदार थे, तो ब्राह्मण भी हमारे यहाँ का बलूतेदार था। वो हमारे घर में नहीं आता था कभी, पीछे से दरवाजा रहता था भगवान के लिए, वो वहाँ से आता था। बात को समझ लो। वो किस ये जो दलित है, ये भी हमारे यहाँ का 12 बलूतेदार ही था। अच्छा, ये भी नहीं आता था और वो भी नहीं आते थे। इन्होंने अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना के, तो भय जो निर्माण होता है वो धर्म के नाम से होता है, भाषा के नाम से होता है, प्राण के नाम से होता है, मान के नाम से होता है। ये जो भय निर्मित करते हैं, तुम जब तक उस भय को चैलेंज नहीं करोगे, भय को नहीं समझोगे, अब भय मुक्ति कैसी होगी? अगर मैं कहूँ ये भय मुक्ति के लिए या उनके शोषण के लिए इस ब्राह्मणों के खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ है, बामसेफ ऐसा दावा करती है, अपने आप में दावा करती है, तो क्या बामसेफ ने और उसके साथ में जो ऑपोजिट विंग जो भी काम करते हैं, ये इनका हरियाणा है जी इनका है हरियाणा। जी, हरियाणा में एक मूवमेंट उठा था कि जाटों ने, बाप बेटों ने मिलकर दलितों पर बलात्कार किया, महिलाओं पर। एक भी महिला सामने नहीं आई। मिर्चपुर में कहाँ पे था ये? आपके पूरे वहाँ आंदोलन चल रहा था, हरियाणा में जाट आंदोलन, हाँ। और वहाँ ये हाँ। ये प्रचारित किया जा रहा था कि यस। दलितों की महिलाओं पर अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, और बाप बेटों ने मिलके बलात्कार किए। पहली बात तो किसी किसान जाति का बाप और बेटा एक साथ कुकर्म नहीं कर सकता। हाँ। एक भाई दूसरे भाई के सामने कुकर्म नहीं कर सकता, ठीक है? बिल्कुल। तो ये प्रचारित करने वाला बामसेफ था, और उसका परिणाम है आज जहाँ बीजेपी की सत्ता सोच नहीं सकते थे। इनको पूछो 10 साल पहले अगर इनको कोई बोलता बीजेपी की सत्ता आती तो नहीं आती थी। वो फील्ड ही तैयार किया बामसेफ ने उनके लिए। लेकिन बामसेफ वाले इसको इनकार भी कर सकते हैं कि नहीं, आप कैसे आरोप लगा? भैया तो तुम बलात्कार जिस पे हुआ, जिस महिला पर, वो एक महिला लाके दिखा दो। मैं इस पे थोड़ा सा जो कह रहे हैं बामसेफ और संघ के उद्देश्यों में समानता है। देखिए, संघ इस देश में बोलता है सब कुछ वर्ण व्यवस्था के हिसाब से होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था का बहुत ही कट्टर समर्थक है संघ। उनको बताइए। और जब हम बामसेफ से चर्चा करते हैं, किसी भी बामसेफ के व्यक्ति से करते हैं, तो जैसे ही हमने उसको बताया कि चलिए हम हिंदू हैं, ठीक, हमारे हिंदू कहते ही किसी भी बामसेफिए का सवाल होता है कि वर्ण व्यवस्था में आप कौन हो? वर्ण व्यवस्था में आप कौन हो? हमको नहीं पता हम वर्ण व्यवस्था, क्योंकि हमारा वर्ण व्यवस्था से कभी वास्ता पड़ा नहीं। वो मतलब वो सुनना क्या चाहते हैं? वो सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते हैं आपको आपको। वो सुनना नहीं सुनना चाहते, वो आपको सुनाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं क्या? कि आप शूद्र हो। यस, शूद्र हो, अगर शूद्र हो तो फिर आप वर्ण व्यवस्था के अंदर हो। एक तरफ वो ये कहते हैं बामसेफ वाले कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। चलो भाई मान लिया, उनकी बात एक बार को हमने मान ली, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। ब्राह्मणों ने बनाई तो भैया तुम हमको वर्ण व्यवस्था में काहे घुस रहे हो? हम तो कभी वर्ण व्यवस्था को एक्सेप्ट ही नहीं किए। भाई चाहे मेरे पिताजी हों या मैं हूँ, या जैसा दादा ने बताया कि गांव में हम लोगों की जो स्थिति थी उस हिसाब से ब्राह्मण तो हमारे कान में पिघला हुआ शीशा डाल नहीं सकता था, लठ पीट लेते हम तो उसको, ठीक है। फिर वो भैया हमको शूद्र किस हिसाब से बनाता है और हमको क्यों वर्ण व्यवस्था में डालना चाहता है बामसेफ? इसमें शूद्र की व्याख्या भी है जिसमें हम कहीं नहीं बैठते। वो कैसे है? देखो, याज्ञवल्क स्मृति और मनुस्मृति में, दोनों स्मृतियों के अनुसार मैं शूद्र की व्याख्या बता देता हूँ आपको। जी प्लीज। शूद्र की व्याख्या में सबसे पहला है कि तेल मालिश से बूट पॉलिश जो करता है वो शूद्र। किसान जातियों ने कभी किया नहीं। जन्म से लेके मरण तक जो सफाई कर्म और सेवा कर्म करता है वो शूद्र। हमारे बाप दादाओं ने किया नहीं, जरूरत नहीं हमको ये सब करने की। जो गांव की सफाई करता है, मरे जानवर उठाता है, उसके चमड़े के जूते बनाता है, मोट वादी ये सब हथियार बनाता है, वो शूद्र। अब जब हमने साले काम ही नहीं किया तो तुम शूद्र कैसे बनते हो? मनुस्मृति की व्याख्या मेरी नहीं है, याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति दोनों में वर्णनों का, उसका क्या बोलते हैं, वर्णों का वर्णन है ढंग से। तो हम है कौन? वही तो बात है ना। तो तुम घुसते क्यों हो?
सही बात। उसमें घुसने का प्रयास क्यों करते हो? क्योंकि उन्होंने आपकी वो जो भावना है उसको भावना को सहेजा है। एक ने तुमको ये कर दिया है, मैंने क्या बोलते हैं उसको, एक ने धुतकार दिया है और एक ने गले से लगा लिया। गले से किसी ने नहीं लगाया। अब थोड़ा गले से लगाने वाली आपने बात बोली ना जी। इस पे मैं थोड़ा सा हाँ जरा जैसे हाँ बताइए। भाऊ भी बोले थे कि दोनों ही आपको आपकी लोकेशन से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं अपने ऊपर ही उदाहरण देता हूँ, मैं तेली हूँ, जी ठीक है, कोई संघ का व्यक्ति आएगा मुझे जोड़ देगा, कौन है वो, ठाकुर राठौड़, हाँ अमर सिंह राठौर, अमर सिंह राठौड़, और वो कौन है, एक और है वो, पुतले बने हैं उसके यार, भूल जाता है। मैं मानते ही नहीं हूँ इसलिए भूल जाता हूँ। कौन है, मेरे यहाँ भी उसकी जयंती हुई है, हाँ ठीक है, वो बड़ा उसका वो भी राठौड़ ही है। वो भी राठौर है, हाँ। उससे जोड़ देंगे। किसी बाम साहब वाले से बात करो तो बोलेगा भाई, मैंने पूछा कि तुम कौन हो, तो तेली, तो तुमको तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, तुमको तो व्यापार करने का अधिकार नहीं था। और उनसे ये पूछो कि भैया हम तेल का काम कर रहे हैं, हाँ तेल निकालना हमारा काम था, वो व्यापारी था वो। वो व्यापार था। उनसे ये पूछो कि भैया उस टाइम पे कौन से मतलब शॉपिंग मॉल थे, अमेजन था, फ्लिपकार्ट था, इंडिया मार्ट था, डी मार्ट था, यहीं से बिक रहा था ना तेल, बिल्कुल इसी घानी के नीचे तेल तुल रहा था, यहीं बन रहा, यहीं निकल रहा था, यहीं बिक रहा था। व्यापार का अधिकार नहीं था। वो कह रहा था तुम मुसलमानों से लड़े, आपके पुरखे फलाने वाले मुसलमानों से बहुत लड़े, इसलिए आप तेली नहीं हो। वो कह रहा है कि साहब तुमको तो काम करने का अधिकार नहीं था। तो मतलब दोनों मतलब किसी तरीके से हमको हमारी पोजीशन से हटाना चाह रहे हैं। जैसे अरे हमको बता दिया ना, इनका मुंह नहीं देखना चाहिए सुबह। अब क्या है, सुनिए, इसके तेलियों का, हाँ अच्छा, दोनों भाई ये तो अनटचेबल है दलित, ये अनसीएबल है, ये तो दूर से भी मुंह नहीं देखना चाहिए इनका। उसका रीज़न देखिए क्या है, मैं उसको बताता हूँ, थोड़ा सा मज़ेदार टॉपिक है ये। सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जातिवादी टिप्पणी अगर कोई करता है तो बामसेफ के कार्यकर्ता करते हैं। मैं थोड़ा सा ठीक ठाक फेमस था सोशल मीडिया पर, भी छोड़ रखा है मैंने। तो सबसे ज़्यादा तेली के नाम पे अगर मुझे किसी ने गाली दी है तो बामसेफियों ने दी है। जबकि आप बाम से जुड़े हुए थे। नहीं छोड़ दिया था। तो मतलब उनका एक ही काम था कि भाई ब्राह्मणों ने तुमको वो अनसिविल बना दिया। ब्राह्मणों ने हमको अनसिविल बनाने की, ब्राह्मणों की कोई ऐसी सामाजिक स्थिति नहीं थी कि आज से 500 साल पहले ब्राह्मण हमको अनसिविल बना सकता था, क्योंकि गांव की लिक्विड मनी को हम कंट्रोल कर रहे थे। तो जो व्यक्ति गांव की लिक्विड मनी को कंट्रोल करेगा उसका अनसीएबल होना पॉसिबल ही नहीं है। अब अनसीएबल होने का रीज़न क्या है उसको थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, जब आपने छिड़ी है बात तो। हाँ हाँ भाई हम लोगों का काम था गांव में व्यापार करना, कमोडिटी एक्सचेंज, और बैच का पैसा ये क्यों छोड़ता है? हाँ ब्याजखोर थे तेली, मैं तो लिखता भी हूँ कि तेली ब्याजखोर थे। अब क्योंकि जिस समय की बात होती है कि उस समय तेली अनसीएबल थे, तो उस समय क्या था कि ट्रांसपोर्ट के साधन बहुत फास्ट नहीं थे जैसे कि आज हैं। तो किसी व्यक्ति को अपने घर से निकलना है किसी काम के लिए तो वो सुबह सुबह निकलता था मुँह अंधेरे। अब तेलियों का काम पैसा बांटना, तो किसी तेली को अगर किसी को जाके पकड़ना है अपना पैसा लेने के लिए, वाही के लिए, तो उसको तो सुबह सुबह जाना होगा ना, सुबह सुबह जाके उसको पकड़ना होगा कि भाई वो निकले अपने काम से, इससे पहले उससे जाके पैसा ले लिया जाए। अब साला वो कोई किसी काम के लिए निकल रहा है अपने काम के लिए, तुम जाके उसको घर लो और उसको पैसा दो मेरा, तो उसके तो दिन की मावें तो इनका मुंह देखना निषिद्ध हो जाएगा। हाँ तो अच्छा, दूसरा ये अनसीएबल तो हो इनके पास गया। में पैसा था तो पैसे के साथ अकल भी थी, हाँ। इनको व्यापार समझता था। किसानों को व्यापार न समझने जाए इसलिए किसानों के जातियों में अंतर्द्वंद बहुत बड़ा लगा दिया, बहुत बड़ा मतलब अंतर्द्वंद। झगड़ा लगा दो, एक दूसरे से बात ही ना करे और एक दूसरे के विचार आदान प्रदान ना हो। अब क्या कर रहे हैं? भाई देखो, संघ क्या चाहता है कि हम मुसलमानों से लड़के मर जाएं, बामसेफ चाहता है हम ब्राह्मणों से लड़के मर जाएं। दोनों चाहते तो यही है कि हम मर जाएं। लड़के मर जाए। लेकिन तेली साहब ऐसा भी है ना, वो कहते हैं कि बाम से
मूल निवासियों के अच्छाई के लिए है। और ये जो ब्राह्मणवादी जो मनुवादी लोग कहते हैं कि वो शूद्रों से नफरत करते हैं, तो क्या ये दोनों अलग अलग है या और कुछ मामला है? अलग अलग होने से पहले तो ये समझ लिया जाए कि वो जो बोल रहे हैं वो कितना सही है। सब वामसेफी बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, बहुत मानते हैं, इतना मानते हैं कि उन पर उनके कहे किसी एक बात पर कोई प्रश्न चिन्ह उनको मंजूर नहीं है। ठीक है, क्या बाबा साहब ने मूल निवासी नागरिकता जैसा कोई प्रावधान संविधान में किया? नहीं। क्या उन्होंने कभी मूल निवासी शब्द का प्रयोग किया? तो फिर ये मूल निवासी शब्द क्या आया? ये आया कहाँ से? ठीक है, वामसेफ ने लाया कहाँ से? अब ये वामसेफ से आप पूछिए ना। नहीं, आप क्योंकि थे थोड़े जुड़े हुए थे। अभी देखिए जैसे कि बहुत ही अच्छी मतलब विचारवर्धक और ज्ञानवर्धक बातें हो रही है, हंसी मजाक में भी मतलब बातें हो रही है, लेकिन ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शांकला, इनको ये शांकला साहब, इनको जो है इनको वामसेफ के बारे में पता ही नहीं है, जैसा इन्होंने कहा था। बढ़िया है। अभी इनका बोर्ड जो खाली अरे है, गोदड़ी ओढ़ के घी पी रहे। हाँ, नहीं, इन्होंने कहा कि मुझे ये पता बनिया नहीं। है, इनको दोनों तरफ से कोई तकलीफ नहीं, इनको तो पैसे ही देना है सबको। अच्छा, इनका क्या होना है? ये तो उनके भी पैसे लेंगे, इनसे भी पैसे लेंगे, इनको क्या लेना देना है? ये स्थापित व्यवस्था के एक खंभ है। बिल्कुल स्थापित व्यवस्था के साथ में थोड़ी इनको लड़ना है, हमको तो स्थापित व्यवस्था के साथ में लड़ना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्थापित व्यवस्था के साथ लड़ना क्यों है? साला हमारा लूट रहा है ना साहब, जमीन लूट रही है, फसल लूट रही है। भैया हमारी फसल लूट रही थी जब तक ठीक था, तब तो हमारी नस्ल भी लूट रही है। हाँ। अब नस्लें नहीं बचेगी तो हमको तो लड़ना पड़ेगा नस्लों के लिए। इनको कैसे लड़ना है? ये सबको पैसा देंगे। आप अगर मजबूत हो जाए और इनको आपका भय लग जाए ना तो ये आपको भी पैसा देंगे। क्या बात कर रहे हो? इसी वजह से शांत बैठे। हाँ। देखो उमेश भाई हमारे मित्र है, उनके व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूं। मगर जो यहाँ की बनिया कम्युनिटी है, 4 भय जो मैंने बताया, उस 4 भय में अगर कोई एक भय आप निर्माण कर दो, एक भय, तो आपको पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा तो प्राण भय। कोई भी एक बन, चौथ वसूली करनी है क्या? देखो चौटाला साहब, चल गाड़ी रख दे, चल ये रख दे, पैसे कमी पड़ी क्या? सही था या गलत था अलग बात है। हाँ। ये अलग बात है। मगर कोई सेठ आया और बच्चे को चाबी दिखा रहा है तो बोला ताऊ तेरे को गाड़ी देना चाहते हैं और तू क्या कर रहा है, तो टैक्सी से छुड़वा दिया था, गाड़ी रख लिया था। मामला ये है कि तुम अगर तुम्हारे संगठन का, तुम्हारे विचारों का भय अगर निर्माण कर सकते हो तो तुम्हारे साथ में पैसा भी आएगा और सब कुछ आएगा। आरएसएस ने भगवान का भय निर्माण किया, मुसलमानों का भय निर्माण किया, आक्रांताओं का भय निर्माण किया। सबसे पहली बात तो हम कभी गुलाम नहीं थे, कभी गुलाम नहीं था देश। अगर गुलाम होता ये देश तो 1832 में लैंड एक्विजिशन कानून नहीं आता, क्योंकि यहाँ प्रकाश भाऊ का फार्म हाउस है। यहाँ कौन सी चीज़ कहाँ रखना है और कहाँ से नाली निकालना है और कहाँ रड बनाना है, किनको परमिशन की जरूरत है उनको? नहीं, अगर खुद का है तो किसी की जरूरत ही नहीं है। तो 1832 में अंग्रेजों को जरूरत क्यों पड़ी थी कि रेल बिछाने के लिए लैंड एक्विजिशन कानून लाओ और आपकी जमीन कॉम्पेंसेशन के द्वारा ले लो? क्योंकि हम लोग हमारी सोचे नालायक, हम एकदम नालायक लोग हैं, सोचते नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचते। सोचने का काम हमने उनको दिया है, वामसेपियों को दिया है या संघियों को दिया है, हम तो बैल है। तो वापस हम टॉपिक पे आते हैं। आपने कहा कि भय दिखाकर, 4 तरह के भय वो दिखाकर ब्राह्मण नहीं, रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास, चलो ब्राह्मण छोड़ दो आप। ओके। लेकिन ये है कि एक तरफ फिर वामसेफ भी है, वो भी अपने लोगों को बाबा साहब ने अपने लोगों को ये समझा दिया है कि हजारों साल तुम्हारे ऊपर अन्याय हुआ है, तुम सीखो, संगठित हो, संघर्ष करो, हो सके तो इनके ऊपर राज करो। वो उनके पास में है, उसके लिए वो काम करते रात दिन। ब्राह्मणों के पास में एक मूल मंत्र है कि तुमने हजारों साल इनको मूर्ख बना के इन पे शासन किया है, उनको लूटा है ढंग से, उसी तरीके का अपनी थेरी चालू रखो और उसके लिए काम करो। जब आरएसएस का कोई लड़का काम करता है तो उसकी पेट की और पेट के नीचे की भूख जो है वो उनका समाज शांत करता है। तुम्हारे इसमें तो पेट की भूख शांत करने के लिए तैयार नहीं। मेरे जैसे पागल को अगर घर से पैसे नहीं मिले ना तो साला यहाँ से वहाँ नहीं जा सकूँ, कोई समाज मुझे मदद नहीं करेगा। तो नालायक लोग हम हैं, ये पहले मान्य करो। और मूर्खों का कभी कुछ नहीं हो सकता। राज उनका आता है, शेर का राज होता है, संख्या से राज नहीं होता है। तुम्हारे हाथ में चुनचुना दिया है,
या 70% हो, 85% हो। 85। अबे तो जंगल में हिरन कितने परसेंट होते हैं, खरगोश कितने परसेंट होते हैं, बाकी जानवर कितने परसेंट होते हैं, शेर कितने होते हैं? राज किसका होता है? शेर का। तो संख्या से राज नहीं आता है, एटीट्यूड से राज आता है। संगठन संख्या से नहीं चलता है, एटीट्यूड से चलता है, प्रबोधन से चलता है। फाड़ दो, प्रबोधन ऐसा होना चाहिए कि फाड़ दो, उनको समझ में आ जाए, घर में घुस जाएंगे, घुसने की जरूरत नहीं है, जी। वो समझ में आ जाए कि घर में घुस जाएंगे, ऐसी तैसी कर देंगे, कुछ नहीं हो सकता। तब तुम्हारे पीछे सारे अलर्ट रहेंगे, फिर अडानी भी अलर्ट रहेगा, अंबानी भी अलर्ट रहेगा, सब अलर्ट रहेंगे कि इनको नहीं छेड़ना। भाई राज ठाकरे को 25 करोड़ रुपए महीना जाता है, क्या किया था? 4 टोल बूथ तुड़वाया था। आपको नहीं लगता कि ये बहुत गंभीर आरोप है? कौन सा आरोप? राज और ये बाबा टैक्स लगता है, वो जो जीएसटी, जो टैक्स लगता है टोल टैक्स। टैक्स, वो कार को, ट्रक को, जीप को रहता है। हाँ। ये साला साइकिल वाला और मोटरसाइकिल वाला अपनी ऐसी तैसी कराने क्यों जाता है? तोड़ने के लिए। कोई कार वाले को देखा टोल बूथ तोड़ते हुए? ये साइकिल से जाते, ऑटो से जाते, लद के तोड़ते, वो पूरा तहस नहस कर देते। मंडवाली होती है उनके साथ में, अब क्यों नहीं होते आंदोलन टोल के? मंडवाली हो गई। टोल का कितना बड़ा झोल है आप नहीं समझ सकते हो। ये एसटी मतलब बसेस, ट्रांसपोर्ट बसेस और ट्रक्स, ये हमारे देश में 1 करोड़ 20 लाख है। एक जगह से अगर एक पास होती होगी, दिन भरे में एक पास होती होगी, तो 500 रुपये कम से कम मिलते हैं। 4-4, 5-5 बूथ ये क्रॉस करती है वो। बिल्कुल। अगर एक क्रॉस किए तो 500 रुपये मिलते हैं। इस हिसाब लगा लो कितने पैसे होते। और सरकार बताती है कि 17,000 करोड़ रुपए आते हैं हमारे पास हर साल के। उस एसोसिएशन ने बोला था 34,000 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स ले लो, बंद कर दो टोल साले। बंद क्यों नहीं किया? ये सारी व्यवस्था उस पर पल रही है तुम्हारी, सारी पॉलिटिकल व्यवस्था तुम्हारी उस पर पल रही है, सारी लूट की व्यवस्था तुम्हारे ऊपर पल रही है। हम लोग इतने नादान हैं, हम लगे हैं अपने इसमें। और आज की तारीख में मैं बता देता हूँ कि गोलवालकर की एक किताब है, जो किताब है वी फाइंड आवर नेशनहुड, उसमें उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि जब तक इस देश की जनता 95% जनता हैंड टू माउथ नहीं होगी, अच्छा। तब तक इस देश में कट्टर हिंदुत्व नहीं आ सकता। वो जब कांग्रेस का राज था 2013 का, सुषमा स्वराज का भाषण उठा के देख लेना, वो लड़ रही थी कि इस देश में 21% गरीबी रेखा से नीचे है या 23% है, उस पर ऊपर लड़ रही थी वो। अब मोदी बताता है कि 65 करोड़ लोग महीने 5 किलो अनाज दिए बिना रोज पेट नहीं भर सकते। 85 करोड़ 85 करोड़ 85 करोड़ संसद में बोला है। 65% लोग हाँ। नहीं भर सकते पेट। हाँ। तो 95% होने के लिए कितना समय है? हाँ। अभी 25-30% ही करना है। वो आइडियोलॉजी पर चल रहे। वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी कुछ भी हो, वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी में जितने शोषक होते हैं वो एक साथ होते हैं सब। मतलब चाइना का भी होगा कम्युनिज्म के नाम से, सोशलिज्म के नाम से होगा, कैपिटलिज्म के नाम से होगा, क्रोनो कैपिटलिज्म के नाम से होगा, किसी भी नाम से होगा, उनका एटीट्यूड शेर वाला रहता है। और हम हर वक्त हिरन खरगोश को इकट्ठा करते रहते हैं और उनके लिए काम करते रहते हो। तो बात अगर करना है तो शेर वाली करना पड़ेगा। संगठन अगर बनाना है तो शेर वाला बनाना पड़ेगा। और शेर वाला संगठन मतलब शेर कभी भूख जा जब रहता है जब ये आक्रमण करता है। शेर हर वक्त वो पागल कुत्ते जैसा नहीं करता। शेर पागल कुत्ता नहीं होता कि किसी के ऊपर टूट पड़े। ये समझना चाहिए, मेंटेलिटी समझना चाहिए। आरएसएस ने कभी कोई आंदोलन नहीं किया, कभी कोई निवेदन नहीं दिया, कभी कोई रास्ता नहीं रोका, कभी किसी के ऊपर केस नहीं लगी, बल्कि यगायोग से जेल में गए तो माफ़ी मांग के बाहर आ गए, हाथ जोड़ के बाहर आ गए। इतनी डरपोक कौम आपके ऊपर राज कर रही है। वामसेपियों का वही हाल है। और वामसेपी जब भगवान को गाली देते हैं, हिंदुओं को गाली, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं केस होती है? तुम देखो केस होती है कि नहीं? ताबड़तोड़ तुरंत केस हो जाती है तुम पे। लेकिन काकड़े साहब, अभी आपने कहा कि ब्राह्मणों ने कोई आंदोलन नहीं, आरएसएस ने कोई आंदोलन नहीं किया, ठीक है, लेकिन वामसेप तो आंदोलन के लिए ही जाने जाती है। कुछ नहीं, प्रबोधन के एक लिए मिनट, जानी जाती है। एक हाँ जी, हाँ जी, बताइए कोई बताइए। आंदोलन नहीं। कोई आंदोलन बताइए जो वामसेप ने किया हो। कोई एक आंदोलन बताइए। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन किसने किया पूरे देश में?
किसी ने नहीं किया। मैं वो ईवीएम पे बात जम्मू बोल रहा कश्मीर कितने जम्मू से दफा बोल लेके चुके हैं। बकचोदी करते हूँ। हैं। मैं बताऊंगा ईवीएम के बारे में थोड़ा सा ईवीएम और नहीं, 52 कम से कम लोगों को जागरूक काम करने का काम तो किया क्या नहीं? ईवीएम और कुछ नहीं किया। ईवीएम और बामसेफ के बारे में, वो 52 मैशाम के बारे में बताऊंगा, आपसे ही पूछूंगा, आप बताएंगे खुद ही। तो कोई आंदोलन या सामने का मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम झाम वैसे से काफी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ईवीएम भांडा परिवर्तन यात्रा के नाम से उन्होंने शुरू की थी। और नहीं, एक उदाहरण उन्होंने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ नहीं वही ना मैं हाँ, तो बस उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। नहीं अभी आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? सुन लो ना, मैं सब कह दूंगा, मैं सब कह दूंगा, मेरी टेंशन मत नहीं लो। आपने हाथ जोड़ दिया ना, नहीं तो ये अब मैं नहीं किया क्या? ये रिकॉर्डिंग हाँ चलो कोई नहीं, हाँ चलो कोई नहीं कोई नहीं, हाँ। अभी साहब बोल रहे हैं कि ईवीएम के ऊपर आंदोलन किया मोहन मिश्रा साहब। वो आंदोलन अगर वास्तविकता में ईवीएम के खिलाफ है, तो उन्होंने जो केस किया है ईवीएम के खिलाफ, वो केस भी ईवीएम के खिलाफ होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, मोहम्मद इस्लाम साहब ने जो केस किया है ईवीएम के संदर्भ में, मैं खिलाफ शब्द नहीं कर रहा, ईवीएम के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ रहे हैं, वो केस भी ईवीएम के खिलाफ होना चाहिए था। तो क्या असल में ऐसा नहीं है? हैं? वो केस क्या है फिर? उस केस का आप कोई कॉपी निकालिए और उसमें दिखाइए, या मोहम्मद इस्लाम साहब से ही पूछिए कि क्या उन्होंने वो केस ईवीएम के खिलाफ किया है। वो तो हमेशा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ ही बात वो करते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐसे करके दिखाता है, और मैंने वो ऐसे ही पढ़ लिया। ठीक है, उसमें पता है वो केस किसके खिलाफ है। उसमें उन्होंने लिखा है कि वीवीपैट से पहले, वीवीपैट जो कुछ भी है उससे पहले, वीवीपैट से पहले उन्होंने जो उस पर केस किया था, उन्होंने कहा था कि इस ईवीएम के जरिए से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ईवीएम को हटा दिया कहीं भी अपने केस में, सिंगल लाइन नहीं है। हाँ, फिर बाद में वो उन्होंने वो अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि वो जो वीवीपैट का जो रिजल्ट और स्वामी- एक्चुअल वोटिंग जो है ना, कौन इसके स्वामी थे? पूरा 100% उसका tally करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी। ये भी बात की कई सुब्रमण्यम दिनों स्वामी जब अलग पार्टी में थे, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए थे, और फिर उन्होंने वो जो मुद्दा था वो सुब्रमण्यम स्वामी ने छोड़ दिया। वो कहते हैं कि वो जो दाखिल किया था, वो जो मुद्दा था, वो हमने उठाया। तो क्या वो मुद्दा अभी फुलफिल नहीं हुआ? और उन्होंने कहा था सुब्रमण्यम स्वामी ने कि ईवीएम, मतलब ऐसे कई सबूत है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ईवीएम हटना चाहिए, लेकिन वामन मेश्राम ने कहा। ये आपने बहुत अच्छी बात एक निकाली कि आपने सुब्रमण्यम साहब और उससे भी आगे लाल कृष्ण आडवाणी साहब भी उस केस में शामिल थे। तो लाल कृष्ण आडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी का संबंध किस संगठन से है? अच्छा, किसके खिलाफ गई ईवीएम सुप्रीम कोर्ट में? किसने हल्ला मचाया ईवीएम के खिलाफ? किसने हल्ला मचाया सबसे पहले? सुब्रमण्यम स्वामी ने। आरएसएस ने। हाँ, वही आरएसएस से थे ना ये दोनों। ठीक है, मोहम्मद इस्लाम साहब कैसे हैं? मुझे नहीं पता, आप बताइए। बामसेफ से ही है। अब बामसेफ और आरएसएस पे चर्चा चल रही है ना। देखो संघ जिस काम को छोड़ देगा, अब यहाँ पर जो प्रामाणिक संघ जिस हड्डी को चूस के फेंक देता है, बामसेफ उस हड्डी को उठा के दोबारा से चूसता है। लेकिन उनके समर्थक तो काफी गुस्सा जाएंगे। ये जो चीज आप वक्तव्य कर रहे हो, ये तो गुस्सा जाए भाई, उनके पास गुस्सा जाएंगे तो प्रमाण भी मांगेंगे। बिल्कुल प्रमाण मांगेंगे। वो तो पहले ही कह रहे हैं गालियाँ सबसे ज्यादा मेरे को ही मिलती थी। प्रमाण मैं उपलब्ध कराऊंगा। अगर कोई वास्तविक कोई गंभीर कार्यकर्ता, अगर कोई बामसेफ का अगर इस तरीके की मांग करता है, तो उसको प्रमाण उपलब्ध कराए जाएंगे। एक दो एग्जाम्पल दे दीजिए, कौन कौन से काम है, क्या क्या समानताएं हैं शुरू बामसेफ से में? कर लेते हैं बस। हाँ शुरू से कर लीजिए। ये आरएसएस और बामसेफ एक साथ में है। हाँ, उद्देश्य दोनों का एक साथ है। मैंने कल बताया था ना, इन्होंने रिकॉर्ड किया था। संगी, मुसंगी, बुसंगी, सुसंगी और कुसंगी, देखिए, ये चारों कट्टरपंथी चलाते और एक साथ है हाँ। तुमको मूर्ख बनाने के लिए। सबसे पहला कि जो संघ और बामसेफ दोनों ही चतुष्वर्णीय व्यवस्था को मानते हैं।
हमसे भी मानता है। बिल्कुल मानता है। शुद्र नहीं तो क्यों बोलेगा वो? पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग कहते तो है। अगर वो आपको अगर वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता तो वो क्यों सारी किसान जाति को और शूद्र बनाना की पे तुला रहता है कि तुम शूद्र हो, तुम शूद्र हो, तुम शूद्र हो। भाई वर्ण व्यवस्था को आप स्थापित करना चाह रहे हैं तभी तो आप हमको शूद्र बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो आरएसएस या बमन लोगों ने पहले से इधर से जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था निर्माण की है उसी को सिर्फ दोहरा रहे हो अच्छा, कि ऐसी ऐसी व्यवस्था है। ठीक, वो ठीक, व्यवस्था के ठीक, हिसाब ठीक, से आप ठीक, जो ठीक, शेतकरी जो है ना वो शूद्र में आते हैं। अरे सर उन्होंने ये जी, बात सिर्फ भैया हम नहीं आते सर जी, सर जी आप आते हैं ना आप ये सुनिए, मैंने- आप सुनेंगे, आप पूरी बात सुनेंगे, आप पूरी बात सुनेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ। नहीं, मैं थोड़ा आप लेट आए। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बामसे की थोड़ी बाजू उठा रहा हो, ऐसी बात नहीं है। नहीं आप उठाइए, बिल्कुल अधिकार है हाँ ठीक है, उठाएंगे भी। अगर सर माझा एक प्रश्न आहे तुम्हाला बामसेपचा लॉंग फॉर्म काय मी सांगितलं होता चाटू बामसेपचा लॉंग फॉर्म काय तुमच्या मध्ये काय लॉंग माझ्या मते नाही आहे ते नॉन हे शॅडो बेस ऑर्गनायझेशन 78चं जे होतं ना हे जे सगळे रजिस्टर्ड बामसेप आले आहे ना बॅकवर्ड 4 होत्या राजीव गांधीच्या भोपाळची सभेचे हे 15 लाखात तुमचे लोक मी फोडले विकत घेतले आणि त्याचं किती अधपतन केलं गेलं आणि तुमच्या होऊ द्या मी 2009 पर्यंत बामसेपचं काम करत होता 96 पासून बॅकवर्ड अँड मायनॉरिटी एम्प्लॉईज फेडरेशन आहे ती पण शॅडो बेसची होती ज्या देशामध्ये वर्णव्यवस्था इतक्या भयंकर प्रमाणात काम करते तिथं शूद्र आणि अतिशूद्र जो रिझर्वेशनच्या याच्यात आरक्षणाच्या याच्यात जे शिक्षणाचं आरक्षण आहे तुमचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे तुम्हाला त्याच्यानंतर नोकरीतलं आरक्षण तुमचं रोस्टर पॉईंट 100 बिंदू नामावली प्रमोशनची 50 बिंदू नामावली त्यानंतरचं पॉलिटिकल आरक्षण तर तुम्हाला जेव्हा हे दिलं जिथं जर संघाचे लोक सगळीकडे पसरले आहे अधिकारी त्यांच्या अंडर काम करताय ते संघ 1925चा शॅडो लेवलला काम करतोय तुम्ही रजिस्टर्ड लेवल आहे तुमच्यावर जातीयवादाने तुमचे CR खराब केले जातील सस्पेंड केलं जाईल एम्प्लॉईजची फेडरेशन आहे स्टेट गव्हर्नमेंटचे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे आणि तुमचे याचे लोक होते याच्यामध्ये फक्त कशाचे हे आमच्यासारखे MSCB PMSCB मंडळ मग जर फक्त कामगारांची होती तर काय अपेक्षा होती त्यांना बामसेपला काय अपेक्षा होती शॅडो लेवलला काम करा तुम्ही गुप्त राहा तुमची बुद्धी आणि पैसा द्या फक्त त्यानंतर बाकीच्या विंग होती आणि तुम्ही जेव्हा हा गेम झाला कांशीरामांनी हा गेम खेळला आणि त्यावेळेला BSP आली तिसरा राष्ट्रीयकृत पक्ष बनला या देशात फक्त काँग्रेस दुसरा BJP नंतर BSP आता किती आहे 5 पक्ष आहे राष्ट्रीयकृत 5 पक्ष राष्ट्रीयकृत है राष्ट्रवादी हिंदी हाँ राष्ट्रवादी भी अभी राष्ट्र सर को ज्यादा मालूम है इसलिए मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा था लेकिन मेरे को पहली बात तो आपकी बामसेप रजिस्टर है और एम्प्लॉय की फेडरेशन है क्या भी जो बामसेप की 78 में मीटिंग हुई उसका पहला एजेंडा ही यही था कि ये बुद्धि देंगे फंड देंगे सिर्फ और बाकी तुम राज सत्ता का मार्ग जो है आपके लिए वहाँ वो पहुँचेंगे क्योंकि आज की तारीख में वर्ण व्यवस्था के तहत आपको डेमोक्रेसी में राज करना है तो 4 प्रकार की सत्ता है जो मैंने एक जोड़ दी थी सर्कल कि इन्होंने बोला राज सत्ता कोई एक पर्टिकुलर लोगों के हाथ में है राज सत्ता अर्थ सत्ता जो मनी जो वर्चुअल मनी है कहाँ छापते मेरे को मालूम नहीं लेकिन वो मनी नहीं होता तो मैं पेट्रोल डाल के मेरी गाड़ी यहाँ तक नहीं लाता जो कुछ होगा वो अर्थ सत्ता जमीन सत्ता लोगों के ताबे में जो जमीन दी अभी जो कायदे चेंज हो रहे उसमें तो बाद में सब दिग्गज लोग बैठे हो करेंगे चर्चा मैं भी शामिल होऊंगा लेकिन मेरा एजेंडा अलग था थोड़ा मेरा दिमाग अलग था मेरे हिसाब से मेरी उम्र के हिसाब से इसलिए मैं कुछ बोला नहीं और अर्थ सत्ता होगी तुम्हारी जमीन सत्ता होगी धर्म सत्ता होगी धर्म के नाम पे मूर्ख बनाओ येड़े बनाओ कोई किसका भी नाम ले लो मैंने चैलेंज दिया था कि भाई मैं पैदा कहाँ हुआ हूँ मेरे को क्लियर बताओ मेरे माँ बाप ने क्या ये निसर्ग पाल रहा पोस रहा कि कहीं तो भी मेरे को लेबल लगा के पैदा कर दिया था पैदा होती ठपका क्या आदमी का बच्चा हूँ अगर इंग्लैंड की भाई से मेरी शादी हो रही तो कुत्ती के बच्चे पैदा हो रहे सुअर के बच्चे पैदा हो रहे जो निसर्ग ने मेरे साथ ये अन्याय नहीं किया ये अन्याय करने वाले लोगों के मैं खिलाफ हूँ और अगर अन्याय हो रहा है वाचा फूट गई उसको तो ये बामसेप का मुद्दा है इसलिए मैं बामसेप के बारे में बोलना चाहता हूँ जो रजिस्टर्ड बामसेप है वो मेरे जैसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं थी देखो गेम बच जाएगा तुम्हारा तुमको है ना सब लोगों को डाल देंगे अंदर सरकार उनकी है भी डालो नहीं डालते किसी को नहीं मैं बोल रहा हूँ सर नहीं, वो अलग और वो साथ में मिलके काम कर रहे हैं वो बात अलग है वो साथ में मिल उसको मैंने मेरी 32 एकड़ जमीन दी है वामन मिश्रा वगैरह ये मिलके- नागपुर में। मैं तो ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ अभी हाँ मैंने तो डायरेक्ट बोला था येड़ा थोड़ी अरे भाई हम बोल रहे हैं ना पागल है साले हम तो
पूरे खानदानी तो पागल लोग मुद्दा हैं हम। मुद्दा ये था कि जो ते तर नागपूरमध्ये त्याच्यात विषय कि म्हणजे बामसेफ गडद का आहे ते. ईवीएम के खिलाफ हाँ बामसेफ ने मला म्हणून बोलायचं बामसेफ नव्हतं. ने सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया है आणि मी 2009 ईवीएम पासून के मी खिलाफ बंद केलं. टेम्परिंग के लिए नहीं किया है आवडलं नाही. हा. कि इससे कोई छेड़छाड़ हुई है या उससे हो सकती है। उसने केवल एक केस किया है कि ये इससे ट्रांसपेरेंसी आ जाए, कोई एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिससे ईवीएम इलेक्शन के सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ जाए, न कि उसने ये केस किया है कि इससे टेम्परिंग हो सकती है। जबकि अब वो अपने भाषण में बोलते हैं कि इससे टेम्परिंग होती है, इससे छेड़छाड़ होती है, मैनिपुलेशन होता है। तो भैया जो अब आप अपने भाषण में बोल रहे हो वही केस तो करो। उसको केस करना था ना, नहीं किया ना। ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, टेम्परिंग की। अच्छा, केस वोटिंग पे सबसे पहले सवाल किसने उठाया मालूम है? बाला साहब ठाकरे ने। 1970s के इसमें जब सारे विरोध कर रहे थे और वो जीत के आई, इंदिरा जी जीत के आई, बाला साहब का भाषण ही निकाल के देख लेना। वो बोलते हैं ना बाई जीती ना गाय जीती, गाय उस चुनाव चुनना था, शाही जीती। वो बोलते थे रशिया से ऐसी शाही लाया है इंदिरा जी ने कि वो शाही हुआ ठप्पा किधर भी मारो, जब वोट बॉक्स खुलेंगे तो पंजाबी दिखाई देगा। ये कॉन्स्पिरेसी पहले से चलती रहती है। ये जो कॉन्स्पिरेसी है इसका कोई ये नहीं है। और ईवीएम के बारे में सुबह इनसे दीर्घ चर्चा हुई मेरी कि ये मूर्खता वाली बातें हैं। अगर ईवीएम ये होता है, कैप्चर होता है, मत मान लेता हूँ, ठीक है, तो बाकी पार्टियां क्या हारने के लिए लड़ रही है? दूसरा अरे नहीं, हारने के लिए लड़ रही क्या? सारे लोग निषेध कर दो कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ईवीएम से ऐसा ऐसा हो रहा है। इलेक्शन ही नहीं हो सकता। कोई इलेक्शन कमीशन, कोई सुप्रीम कोर्ट उस इलेक्शन को मान्य नहीं करेगा जिसमें खाली बीजेपी लड़ेगी। भाई देखो क्या क्यों है, नहीं किया हमने डिनाई? ईवीएम का जो मुद्दा उठाया जाता है ना इस देश में बड़ा जोर शोर से, उसका अगर आप बारीकी से, जो मैं अगर अपने दृष्टिकोण से देखता हूँ उसको, तो मतलब जो स्विंग वोटर है इस देश का, उसके वोट की वैल्यू को जीरो करने के लिए ईवीएम वाला मुद्दा उठाया है बहुत शातिर लोगों ने। जैसे मैं अपनी कास्ट के अगर परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ, ये अभी वहाँ का है उत्तर प्रदेश। इसको पूछो कि वहाँ शासन किसका आने वाला है और क्यों आने वाला है, इतने विरोध के बाद भी पूछ लो। योगी सरकार बना रहे हैं दोबारा। भाई ये जो स्विंग वोटर है मशीन के द्वारा बनाने वाला है कि ऐसा ही पब्लिक के हिसाब? अच्छा चलिए, मैं एक मशीन और इसका एक बहुत सरल जवाब आपको दे देता हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग मतलब भाजपा का विरोध किए, संघ का भी विरोध किए और आंदोलनों की भी बात करी उन्होंने कि संघ और भाजपा के खिलाफ कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना चाहिए। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि हम ईवीएम, मतलब संघ जो या भाजपा जो है वो ईवीएम के जरिए से अपनी सरकार बनाई, यानी कि उनको वोट नहीं मिला, वो ईवीएम से आए, यानी कि वोट मतलब लोग उनके पक्ष में नहीं हैं। अगर लोग उनके पक्ष में नहीं हैं तो इतने सारे बुद्धिजीवी मिलकर कोई एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन संघ और भाजपा के खिलाफ खड़ा नहीं कर पाए। वो तो पिछले 2 साल से तो बेचारे बंदी कर रखे हैं घरों में। अच्छा, हुकुमशाही लागू हो गई। हाँ, आनी बानी से भी ज्यादा बड़ी आनी बानी चालू है। ये तो सिर्फ हमारे पे तो फिर लागू है। अभी क्यों सर, अभी तो सबसे बड़ा 88 विंग्स है बामसेफ की, तो भाई इतने जमा हो गए लोग, तो आप ही कर लो आंदोलन, हम आ जाएंगे आपके साथ। मैं डिबेटिंग नहीं करता, व्यवस्थित तो ईवीएम से जो अभी इलेक्शन हुआ, अभी इसके पहले 2 बार 3 बार हो हुआ इलेक्शन तो आपका वो सब पहले एजेंडा ही नहीं fair था, and अभी आपकी transparent पार्टी है हुई, मुक्ति पार्टी अभी हुई आपकी, इलेक्शन क्योंकि जो यही तो एजेंडा था। बीएसपी तो आ गई थी ना, यही बामसेफ की वजह से बीएसपी आ गया था सत्ता में यूपी में। हाँ, सब गलत है, सब नए लड़के जितने भी नए नहीं पुरानों ने भी ठोका है भाई सर जी। अरे ये क्या बोलते हैं, इनके इसमें यादव है, अखिलेश यादव है इनके इसमें। वो बोलता है यादव ने लूटपाट मचा दिया, मुसलमानों ने उनका साथ दिया। अब उनके आतंक से हम बचना चाहते, कौन बचाएगा? तो ये लोगों सारी माइनॉरिटी की ओबीसी जाती है, उन्होंने बिल्कुल मैं व्यवस्थित कर दिया। 2019 से पहले मैं खूब, मैं जो बुद्धिजीवी थे ना वो कहते थे राफेल हो गया। अब मैं परचूनी की दुकान चलाने वाले को राफेल से क्या मतलब है? हाँ, कितना खा लिया राफेल में उसने? उसको ये है कि उसको जो उधार लेके गया है उसका पैसा 15 दिन के बाद दे जाए। ऐसा उल्टा हो रहा है, तो उधार भी खा के जा रहे हो साले, उसको आके मार भी रहे हो तुम, फिर कहते हो कि तुम वोट देते हैं तुमको। हाँ, पर राफेल में कितना ले लिया, हमको क्या मतलब? मैं ठेले पे से कोई लेके जाए कम से कम हमको ले जाए, चल मार के तो मत जा। तुम साले लेके भी जा रहे हो, मार के भी जा रहे हो। तो ऐसा परसेप्शन तैयार कर दिया। परसेप्शन में ये अनुभव है, परसेप्शन नहीं है ये। अच्छा,
ये वहाँ के लोगों का व्यक्तिगत अनुभव है। अरे इनके जगह पर, इनके चाचा के जगह पर कब्जा कर लिया यादवों ने, यादव ने। जाटों ने 7 करोड़ की जमीनें जाटों ने कब्जा कर जाटों ने। कहाँ पे? आगरा में। अब क्या करेगा वो? ये जो उपद्रव चल रहे हैं उसके कारण है कि बीजेपी ने ये जो मिडिल क्लास की जातियां थी, मतलब जाटों से अन्य जो किसान जातियां थी उनको साथ लिया कि जाट तुम पर बहुत अन्याय कर रहे हैं। और वो ऐसा कोई जाट पकड़ लिया जो इसी टाइप का हो और उसके नाम पे पूरे जाटों को मतलब ठोक दिया। जैसे महाराष्ट्र में हाँ, यहाँ कुणबी मराठा, उसके विरोध में तेली, माली, बंजारा, वंजारी, ये सारे ओबीसी जो है वो सबको इकट्ठा कर लिया और उनको बता दिया। अब इनको समझ में आया जब इनके तेली को घर भी बैठा दिया, टिकट भी नहीं दिया और जूते मार रहे हैं उसको, 52 को लेकर। जब इनको समझ में आया कि साली ये तो अपनी भी पार्टी नहीं है। ये बता रहे थे कि अपनी पार्टी है, हमारी तो कोई पार्टी है ही नहीं वास्तव में, हम तो क्लेम ही नहीं करते। नहीं, देखिए क्या है, अगर इन जातियों की बात चली है तो एक बात बहुत स्पष्ट कह देता हूँ कि जितनी भी 1%, 2%, आधा % वाली जातियाँ हैं, ये सत्ता के संघर्ष में शामिल ही नहीं है। इनको सत्ता नहीं चाहिए, सर्वाइवल इनके लिए मुद्दा है। सही बात है। तुम सर्वाइवल की खाते नहीं दे दो, तुम सर्वाइवल की गारंटी दे दो, वो तुम्हारे साथ तुम सर्वाइवल की गारंटी दे दो हमको, हम तुम्हारे साथ हैं। हमको सत्ता नहीं चाहिए, हमको केवल सर्वाइवल चाहिए। सर हमको सेफ साइड जीना है, 2 टाइम का मिलने को होना, गाड़ी चलाने को होना, बीबी बच्चों को लेके घूमने को होना, घर अच्छा होना, मेरा मकान एसी भी होना हुआ तो ये सब होना मुझे। और इसकी वजह से जो अनाज मिल रहा वो तो मैं भूल ही जा रहा। एक चीज वो अनाज छोड़ दिया हमने, अभी यहाँ पे भी गाड़ी में आया मैं तो बोलता करेंसी बंद कर दिया अभी। भाई आपके बेटे को पता है कि दूध भैया देता है, गाय थोड़ी देती है। तो संघ और वामसेफ की समानताएं हाँ वो सवाल आ गया, वो रह गया, वो उसको कंटिन्यू करिए। हाँ पहले देखिए क्या है, संघ और वामसेफ का एक तो चतुष्वर्णीय व्यवस्था, हाँ ठीक है, दोनों ही चतुष्वर्णीय व्यवस्था को मानते हैं, स्थापित करते, स्थापित मानते करते ही नहीं, हैं, स्थापित करते। स्थापित भी हाँ, करते अभी कोई हैं। बोलेगा नहीं बीच में, आप बोल सकते हैं करेक्शन के वो लिए। दोनों स्थापित कर रहे हैं। हाँ, दूसरा, अंग्रेजों के बारे में आप संघ के विचार लीजिए और वामसेफ के लोगों के विचार लीजिए, दोनों ही अंग्रेजों को अपना तारनहार मानते हैं। ये संघ वाले कहते हैं कि साहब अंग्रेज नहीं आए होते तो हमारी चोटी और बेटी नहीं बची होती। वामसेफ वाले कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो मतलब हमको अधिकार नहीं मिले होते, पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती, शिक्षा नहीं होती। अब जिस शिक्षा की और जिस पढ़ाई की वामसेफ वाले बात करते हैं कि साहब, पहला सवाल करते हैं साहब, हमारी तो छोड़ो कि तुमको ब्राह्मणों ने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, ठीक है भाई साहब, मान ली ब्राह्मणों ने हमको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। अच्छा, किस चीज़ की पढ़ाई उस समय हो रही थी अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में? क्या पढ़ाया जा रहा था? जिन गुरुकुलों की, जिन आश्रमों की वामसेफ वाले हमसे कहते हैं साहब तुमको तो आश्रम में, गुरुकुल में वो जगह ही नहीं देते थे। ठीक है भैया, नहीं देते थे क्योंकि उसमें तेल पेरना सिखाते थे क्या आश्रम में? गुरुकुल में तेल पेरना सिखाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाते थे, उनको बताओ। कपड़ा बनाना सिखाते थे, खेती करना सिखाते थे, हैं? फिर हम येड़े थे जो आश्रम में जाते। नहीं, दूसरी बात आप बता लो। हाँ, बोलते हैं कि संविधान की वजह से हमको भाषण का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, ये अधिकार मिला, वो अधिकार मिला। मैंने उनको पूछा, वामसेफ के मंच पे पूछा हूँ दिल्ली में मैंने, कि बताओ बाबा साहब को कौन से अधिकार के तक पढ़ना लिखना सीख लिया उन्होंने? उस वक्त तो संविधान बना नहीं था, तो बाबा साहब किस अधिकार के तहत सीख गए? ठीक है। दूसरा, बड़ौदा एम्पायर है, बड़ौदा एम्पायर, गायकवाड़ एम्पायर है, बड़ौदा एम्पायर। वहाँ जब हम आज़ाद हुए 1947 में, उस वक्त वहाँ एजुकेशन परसेंटेज था 100% लोग पढ़े लिखे थे। हमारे यहाँ के जो ये है साहू महाराज है, उनके इसमें भी परसेंटेज 57% था। वो तो मार दिए उनको जल्दी, नहीं तो वो भी 100% ले जाते थे। रिजर्वेशन उन्होंने ही पहले दिया था, और बाबा साहब को नेता भी उन्होंने हाथ पकड़ के बनाया था। फिर हमको नेता बनने के लिए, भाषण देने के लिए, पढ़ने के लिए किसी संविधान की जरूरत थी? भाई जिनको होगी उनको होना चाहिए, मगर हमारे ऊपर मत थोपो जैसे, तो हमको शूद्र मत बनाओ यार। बाप जी, हमने कोई काम नहीं किया ऐसा गलत कि हमको तुम शूद्र बना दोगे ना। हम क्षत्रिय है, महाराष्ट्र में कोई क्षत्रिय नहीं है, है ना, तो हम शूद्र भी नहीं है।
और यहाँ के जो अम्बेडकराइट है वो भी शूद्र नहीं थे, वो हमारे कोतवाल थे, रेवेन्यू ऑफिसर थे। वो कहाँ से शूद्र हो गए यार? कोई ऐसा किसान है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर से पंगा कर लेगा, पटवारी से पंगा कर लेगा? तू कर लोगे? नहीं। तो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर है सारे के सारे। कोतवाल डूंगा होता था, आज भी कोतवाल डूंगे इनके है। गांव में मेरे खेती में कौन सी फसल बोई है, मेरी खेती कहाँ से कहाँ तक है, ये तय करने का अधिकार उनका होता था। हम कैसे उनसे पंगा ले सकते हैं? और क्यों लेंगे पंगा जबरदस्ती? वो बोलते हैं झाड़ू वो मटका बांधा था, झाड़ू बांधा था। भैया मैं पूछता हूँ यार, ये ठेका किसने दिया था? क्योंकि कुम्हार तो मटका बनाता है, मातंग झाड़ू बनाता है, फ्री में तो देने वाले नहीं है, हमको जरूरत नहीं है। तुम खरीद के बांध नहीं सकते थे तो सप्लायर कौन था? नहीं है, जवाब नहीं है। ये सारे के सारे कॉन्स्पिरेसी पैदा करके तुमको कंफ्यूज करना है, क्योंकि तुमको तुम्हारा लोकेशन नहीं मिलने देना है। सबसे मेन बात जो शुरू में करी थी। हाँ, कि मेन जाना बात यह है कि तुमको कंफ्यूज नहीं करके रखेंगे तो तुमको, अगर छल में नहीं रखेंगे तो तुमसे लूटेंगे कैसे? हाँ, भाई भगवान का भय नहीं होगा तो पूजा करने क्यों जाओगे? हाँ। 7.5 नहीं बताएगा तो शांति करने जाओगे क्यों? तो ये सारे 7.5 हमारे पीछे लगी हुई है। तो इस आंदोलन को अगर ढंग से समझना है तो वो बात को समझना पड़ेगा, उसका जिस्ट पकड़ना पड़ेगा। ये आंदोलन किसके खिलाफ, हाँ, आंदोलन क्यों, और किस आंदोलन का तरीका क्या होगा? देखो 5 तरीके से एक आंदोलन खड़ा अगर करना है तो नेता, नीति, नियम, नियत और नियति, 5 चीजें इकट्ठा चाहिए। लोग इकट्ठा करना है तो पैसा, जाति, धर्म, भाषा और विचार, इसमें से किसी एक के माध्यम से पैसे लोग इकट्ठा किए जा सकते हैं। मगर सबसे मजबूत अगर कोई होगा आंदोलन या संगठन तो विचारों का संगठन होता। हम यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, हम किसी जाति, धर्म, भाषा से नहीं इकट्ठा हुए, हम विचारों से इकट्ठा हुए। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन संगठन तालिबान, RSS, ये विचारों से पैदा होता है। हाँ, जब तालिबान ट्विन टावर गिराता है, अमेरिकन ट्विन टावर, वो गिराया नहीं गिराया वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी छोड़ दो, अगर गिराया भी है अमेरिकन ट्विन टावर उन्होंने, तो किसी भी पायलट के कनपट्टी पर बंदूक नहीं रखा था, ना उसके परिवार को किडनैप करके उससे टकराया गया था, उसको बौद्धिक प्रबोधन करके किया गया था। देश का, दुनिया का सबसे खतरनाक आंदोलन भी बौद्धिक प्रबोधन से पैदा होता है। ये जब तक नहीं समझेगी कोई कम्युनिटी, कोई मोमेंट खड़ा नहीं हो सकता, कोई मोमेंट खड़ा नहीं होगा। मतलब सांखला साहब अगर इनके जैसे बोलने वाले 100 पैदा हो जाए, ये क्या है, हमारा क्या चल रहा है मालूम है? ये हमारे धर्म वाले, ये साली, ये सब जो शिक्षा दीक्षा जो चल रही है, मुझे हरियाणा इसीलिए बहुत लगता है, बहुत धर्म में जाट रहता ही नहीं सब। बस मस्त बढ़िया है, जाट रे जाट 16 दुनिया 16 दुनिया। हाँ, और तेरे सर पे कोल्लू के बैल, वो बोलता वो कहता तेली रे तेली, तेरे सर पे कोल्लू। वो कहता जची नहीं, कहता जचे बेशक ना, साले बोझ तो मरेगा। बहुत भयानक है। और वो जो 51 किस्से, मेरे पास तो किताब है जाट पुराण, 51 किस्से, ऐसे मूर्खता के किस्से। तो हमारे किसानों के पीछे ये मूर्खता के किस्से जड़ दिए गए। हम किसान जातियाँ जो है वो इतनी बटी हुई है, ये सारी सारी जो बटी हुई है हमारी। तो ये बिखराव दूर करने का, बांधने का एक सूत्र क्या है? कृषी उत्पन्न बाजार समिती अकोल्याचे लोक आहेत, तर त्यांना थोडं एक्सप्लेन करायचं। थोड़ा कम बोले। मग हॉल जायचं आपल्याला? ठीक आहे। हाँ चलिए, आप कंटिन्यू करिए, नहीं इधर आप कंटिन्यू करिए। उनको बुलाया सर, APMC के लोग हैं अकोला, सभापति APMC के, अच्छा वो बोलेंगे।